नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। तो उत्तर प्रदेश के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण स्कूल का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते हैं। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 1 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में मथुरा के वृंदावन में बालिकाओं के लिए पहले पूर्ण सैनिक स्कूल संविद गुरुकुलम सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इस विद्यालय में 870 बालिका विद्यार्थियों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गैर सरकारी संगठनों, निजी, राज्य सरकारी विद्यालयों के साथ साझेदारी के अंतर्गत 100 नए सैनिक स्कूलों की स्थापना की पहल के तहत किया गया है, जिनमें से 42 विद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। ये मौजूदा 33 सैनिक स्कूलों के अतिरिक्त बनने वाले विद्यालय है, जो पहले से ही पूर्ववर्ती पैटर्न के तहत कार्यक्रम संचालित कर रहे हैं। यह समझने योग्य तथ्य है कि श्री राजनाथ सिंह ने 2019 में सैनिक विद्यालयों में लड़कियों के प्रवेश को शैक्षणिक स्तर 2021-22 के लिए चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दे दी थी। मिजोरम के सैनिक स्कूल छिंगछिप में रक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई प्रायोगिक परियोजना की सफलता के बाद यह निर्णय लिया गया था। तो ये थी पूरी जानकारी। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। इसरो ने आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए पहली बार एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। तो एक्सरे पोलारीमीटर उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा। विस्तृत जानकारी देखते नीचे क्या है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 से एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट एक्सपोर्ट को अंतरिक्ष में छोड़ा। यह प्रक्षेपण 1 जनवरी 2024 को सुबह 9:10 पर आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से किया गया। इसके साथ 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड को भी प्रक्षेपण किया गया है। यह मिशन खगोलीय स्रोतों से ब्रह्मांडीय एक्सरे के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने संबंधी भारत के पहले समर्पित वैज्ञानिक प्रयास को दर्शाता है। इस प्रक्षेपण के बाद ब्लैक होल और न्यूट्रॉन नक्षत्रों के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि एक्सपोसेट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। एक्सपोसेट के साथ प्रक्षेपित 10 अन्य पेलोड जिन स्थानों से है उनमें टेक मी टू स्पेस, LBS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर वुमेन, केजे सुमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इत्यादि के द्वारा ये कार्य किया गया है। वर्ष का पहला प्रक्षेपण और छुट्टियों का समय था, इसलिए अंतरिक्ष के अंदर की दर्शक दीघा सभी उम्र के लोगों की उत्साही भीड़ से भरी हुई थी। तो ये थी पूरी जानकारी। अब वीडियो को दोबारा से रोक कर भी पूरी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर सभी चीज़ें बिल्कुल आराम आराम से पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए कि भी आप भी क्या है, जब वीडियो को आप देखें तो इन चीज़ों को आप वीडियो को रोककर 1-2 बार आप पढ़ सकते हैं। आगे जानकारी है जो नव वर्ष के पहले दिन गुजरात के सामूहिक सूर्य नमस्कार करने का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार करना जो गिनीज विश्व रिकॉर्ड है वो कहां पर बनाया गया? वो गुजरात के अंदर बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल के अवसर पर गुजरात की उपलब्धि की सराहना की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि गुजरात ने 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ 2024 का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि हमारी संस्कृति में 108 संख्या का विशेष महत्व है। उन्होंने कहा कि सूर्य नमस्कार के आयोजन स्थलों में प्रतिष्ठित मोढेरा सूर्य मंदिर भी शामिल है, जहां कई लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि यह वास्तव में योग और सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता का परिचायक है। प्रधानमंत्री ने लोगों से सूर्य नमस्कार को दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया। आगे देखते हैं नई जानकारी और क्या है। नमो ऐप पर जनमन सर्वे में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों से किया आग्रह। विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम नागरिकों से आग्रह किया कि वे नमो ऐप पर जनमत सर्वेक्षण में भाग लें और पिछले 10 वर्षों में हुई प्रगति के बारे में अपने विचार साझा करें। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि वे हैशटैग जनमत सर्वे का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपनी प्रतिक्रिया उन्हें भेजें। यह सर्वेक्षण राष्ट्र की प्रगति और विकास के बारे में लोगों को अपनी राय व्यक्त करने का उत्कृष्ट मंच प्रदान करता है। तो ये थी जानकारी। आगे देखते हैं और नई। सरकार ने आंशिक संशोधनों के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पीएलआई योजना का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया। तो सरकार ने आंशिक संशोधनों के साथ ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए पीएलआई योजना का जो कार्यकाल है कितने समय के लिए बढ़ाया? 1 वर्ष के लिए। विस्तृत जानकारी देखते नीचे। क्या सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कल पुर्जों की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना पीएलआई के समय सीमांशिक संशोधनों के साथ 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी है। उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना वित्त वर्ष 2023-24 से आरंभ होकर लगातार 5 वित्तीय वर्षों तक लागू रहेगी। प्रोत्साहन लाभ अगले वित्त वर्ष 2024-25 में दिया जाएगा। योजना के अनुसार आवेदक लगातार 5 वित्तीय वर्षों के लिए लाभ का पात्र होगा, पर 31 मार्च 2028 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से अधिक उसकी पात्रता नहीं होगी। प्रथम वर्ष निर्धारित सीमा से अधिक बिक्री में विफल रहने पर अनुमोदित कंपनी को उस वर्ष का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। हालांकि निर्धारित विक्रय पूरा करने पर कंपनी अगले वर्ष लाभ की पात्र होगी। वहीं यदि कोई अनुमोदित कंपनी पहले वर्ष के लिए निर्धारित मूल्य से ज्यादा बिक्री कर लेगी तो वह संबंधित वर्ष के प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेगी। मूल्य से ज्यादा इस प्रावधान का उद्देश्य सभी कंपनियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना और निवेश में अग्रिम भुगतान करने वाली कंपनियों के हित की रक्षा करना है। मंत्रालय ने कहा कि संशोधनों से अधिक स्पष्टता के कारण ऑटोमोबाइल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने और इस क्षेत्र के विकासोन्मुखी और प्रतिस्पर्धी बनने की उम्मीद है। तो ये थी इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आगे देखते हैं और क्या है। राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात का संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है डेजर्ट साइक्लोन, वो कहां पर होगा? राजस्थान के अंदर। राजस्थान में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 शुरू होगा। कहां पर होगा? राजस्थान के अंदर। कब होगा? अब ये डेट नहीं है कि, लेकिन राजस्थान के अंदर। एक पखवाड़े के अभ्यास का उद्देश्य शहरी अभियानों में श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को साझा करना और उन्हें सीख कर पारस्परिकता को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि रक्षा क्षेत्र के द्विपक्षीय सहयोग के संभावित क्षेत्रों में रक्षा उपकरणों का विकास और उत्पादन, सशस्त्र बलों के संयुक्त अभ्यासों, विशेषकर नौसैनिक अभ्यासों, सामरिक और विचारधाराओं की सूचनाओं को साझा करना, इंटरमीडिएट जेट ट्रेनर से संबंधित प्रौद्योगिकी सहयोग शामिल है। भारत संयुक्त अरब अमीरात का पहला संयुक्त वायुसेना अभ्यास सितंबर 2008 में अबू धाबी के अल दफरा बेस पर आयोजित किया गया था। चुनावी बॉन्ड की बिक्री। भारतीय स्टेट बैंक बॉन्ड जारी करने और नकदी लौटाने के लिए होगा अधिकृत। देश में चुनावी बॉन्ड की बिक्री 2 जनवरी से शुरू होगी। इन्हें भारतीय स्टेट बैंक की 29 अधिकृत शाखाओं पर इस महीने की 11 तारीख तक खरीदा जा सकेगा। जिन शाखाओं पर इन बॉन्ड की बिक्री होगी उनमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल में बैंक की शाखाएं शामिल है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि इन बॉन्ड की बिक्री के 30वें चरण में भारतीय स्टेट बैंक को इन्हें जारी करने और उनके स्थान पर नकदी लौटाने के लिए अधिकृत किया गया। किस बैंक को किया गया है? एसबीआई बैंक को। तो चुनावी बॉन्ड की बिक्री जारी कर नकदी लौटाने के लिए कौन सा बैंक अधिकृत किया गया है? वो किया गया भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नई जानकारी और आगे देखते हैं क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बांग्लादेश में ढाका की एक अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों को श्रम कानून के उल्लंघन में 6 महीने के कारागार की सजा सुनाई है। क्या है जानकारी पूरी देखते हैं। बांग्लादेश में ढाका की अदालत ने नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस और ग्रामीण टेलीकॉम के 3 शीर्ष अधिकारियों को श्रम कानून के उल्लंघन में 6 महीने के कारागार की सजा सुनाई है। अदालत ने प्रत्येक अभियुक्त पर 30,000 टका का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 25 दिन का सामान्य कारागार और भुगतना पड़ेगा।
आगामी अक्टूबर में रूस में होने जा रहा ब्रिक्स सम्मेलन परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। जानकारी देखते हैं नीचे क्या है विस्तृत। इस वर्ष अक्टूबर में रूस में होने जा रहा ब्रिक्स सम्मेलन परिवर्तनकारी सिद्ध हो सकता है। इसके 5 संस्थापक देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के साथ 5 नए सदस्य संगठन में शामिल करने की तैयारी है। इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो सकते हैं। अनुमान है कि इस परिवर्तन से अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुध्रुवीयता को बढ़ावा मिलेगा, जहां संग्रहशील मध्यम राष्ट्र पश्चिम के नेतृत्व वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकते हैं। इस कदम को बहुध्रुवीय विश्व में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को नया स्वरूप देने के रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल और राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई बंदरगाह से 10वें चरण की सागर परिक्रमा का शुभारंभ किया। 10वें चरण की सागर परिक्रमा चेन्नई बंदरगाह से शुरू हुई है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाल और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस अभियान का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इस अभियान में नेल्लोर, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम की यात्रा होगी। केंद्रीय मंत्री तटीय क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरा समुदाय से बातचीत करेंगे। वे मछुआरों के लिए सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं पर भी विचार विमर्श करेंगे। केंद्रीय मंत्री मछुआरा समुदाय से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र भी वितरित करते हैं। डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन पर पिछले वर्ष गुजरात के कच्छ से महाराष्ट्र और अन्य तटीय राज्यों से गुजरने वाली पहले चरण की सागर परिक्रमा की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि मछुआरे की दुर्दशा को समझने के लिए समुद्र की यात्रा बहुत ही जरूरी है। ये थी इसके बारे में विस्तृत जानकारी। आगे देखते हैं और नई जानकारी। झारखंड में राज्यपाल श्री राधाकृष्णन व केंद्रीय मंत्री श्री मुंडा ने किया किसान समागम का शुभारंभ। झारखंड के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन की अध्यक्षता और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री श्री अर्जुन मुंडा के मुख्य आतिथ्य में विकसित गांव विकसित भारत थीम पर खरसावां झारखंड में किसान समागम का शुभारंभ हुआ। विकसित गांव विकसित भारत थीम पर गोंडपुर मैदान खरसावां झारखंड में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान समागम आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की विभिन्न संस्थाओं, राष्ट्रीय बीज निगम, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इफ्को, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, अटारी, पटना कृषि विज्ञान केंद्र, नेफेड, नाबार्ड व राज्य की विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर यह वृद्ध आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए। आगे देखते हैं और क्या है। गुजरात द्वारका में देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन शुरू होगा। तो देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहां पर शुरू होगा? गुजरात। गुजरात सरकार मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके द्वारका के तट पर एक छोटे से द्वीप बेट द्वारका में पनडुब्बी पर्यटन शुरू करने की योजना बना रही है। इस परियोजना का उद्देश्य प्राचीन जल और द्वारका के खोए हुए शहर की खोज करके पर्यटकों को पानी के भीतर अद्वितीय अनुभव प्रदान करना है। लगभग 35 टन वजनी इस पनडुब्बी में 30 यात्रियों को ले जाने की क्षमता होगी। प्रत्येक सीट से 300 फीट की गहराई तक खिड़की से दृश्य दिखाई देगा। इस पहल से क्षेत्र में पर्यटन, रोजगार और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नासा 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के करीब आने वाले अक्षुद्र ग्रह एपोफिस का अध्ययन करेगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अक्षुद्र एपोफिस का अध्ययन करने और अक्षुद्र ग्रह के 2029 में पृथ्वी के करीब से गुजरने का लाभ उठाने के लिए एपेक्स उत्पत्ति, स्पेक्ट्रल व्याख्या, संसाधन पहचान और सुरक्षा एपोफिस एक्सप्लोरर लॉन्च किया। यह क्षुद्र ग्रह, जिसका नाम मिस्र के कोष देवता के नाम पर रखा गया है, के 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी सतह से 32,000 किलोमीटर की उल्लेखनीय दूरी के भीतर से गुजरने का अनुमान है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए इस 370 मीटर व्यास वाले क्षुद्र ग्रह के बारे में मूल्यवान डेटा इकट्ठा करने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। मिस्र की पौराणिक कथाओं में एपोफिस को एक सर्प के आकार के देवता के रूप में दर्शाया गया, जो दुनिया को मिटाने के उद्देश्य से अंधेरे और अव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है।
श्रेष्ठता योजना। हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने श्रेष्ठता योजना पर प्रकाश डाला है। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालयों में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का उत्थान करना है। सीबीएसई से संबद्ध निजी स्कूलों का कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 8वीं और 10वीं की कक्षा में पढ़ रही हैं, योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इस योजना में 2.5 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले हाशिए पर रहने वाले आय वर्ग से आने वाले अनुसूचित जाति समुदाय के छात्र पात्र हैं। सरकार ने 34 लाख किसानों को वापस पीएम किसान योजना से जोड़ा। भारत सरकार ने अपने पीएम किसान कार्यक्रम के तहत 34 लाख किसानों को फिर से नामांकित किया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों को 3 किस्तों में 6,000 रुपये वार्षिक आय सहायता प्रदान करती है। सालाना 6 लाख रुपए से कम आय वाले पात्र भूमि धारक परिवारों को हर 4 महीने में 2,000 रुपये मिलते हैं। 2019 में लॉन्च के बाद से 12 करोड़ से अधिक किसानों को कार्यक्रम के तहत धन प्राप्त हुआ। गिरावट से पहले अप्रैल-जुलाई 2022 के दौरान नामांकन 10.47 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। अगस्त-नवंबर 2022 तक यह संख्या गिरकर 8.57 करोड़ और दिसंबर 2022-मार्च 2023 में 8.12 करोड़ हो गई थी। इससे कुल वितरण की 2021-22 में 67,121 करोड़ रुपए से घटकर 22-23 में केवल 58,258 करोड़ रुपए रह गया। वाइस एडमिरल किरण देशमुख वीएसएम ने मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। वाइस एडमिरल किरण देशमुख वीएसएम ने मटेरियल प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला है। वाइस एडमिरल देशमुख वीजेटीआई मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र है और उन्हें 31 मार्च 1986 को भारतीय नौसेना में एक इंजीनियर अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। उनके पास इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री है और वे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन से पोस्ट ग्रेजुएट और फ्लैग ऑफिसर। श्री देशमुख ने नौसेना मुख्यालय में स्टाफ कार्मिक और मटेरियल शाखा परीक्षण एजेंसियों मटेरियल संगठन नौसेना डॉकयार्ड और HQENC में कमांड स्टाफ के रूप में विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर भी कार्य किया है। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार वीएसएम ने युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाला। वाइस एडमिरल बी शिव कुमार वीएसएम ने 1 जनवरी 2024 का युद्धपोत उत्पादन और खरीद नियंत्रक के रूप में कार्यभार संभाल लिया। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्ववर्ती छात्र है वाइस एडमिरल बी शिव कुमार को 1 जुलाई 1987 को भारतीय नौसेना में इलेक्ट्रिकल ऑफिसर के रूप में कमीशन किया गया था। उन्होंने आईआईटी चेन्नई से इंजीनियरिंग और उस्मानिया विश्वविद्यालय के से प्रबंधन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। फ्लैग ऑफिसर ने नौसेना और कमान मुख्यालय डॉकयार्ड और प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में स्टाफ और मटेरियल शाखा में विभिन्न महत्वपूर्ण नियुक्तियों पर कार्य किया है। एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार ने भारतीय वायुसेना के पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला। 1 जनवरी 2024 को एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार नई दिल्ली स्थित पश्चिम वायु कमान मुख्यालय के वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी प्रशासन के रूप में पदभार संभाला है। तो 1 जनवरी को एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार नई दिल्ली में क्या किया, पश्चिमी वायु कमान मुख्यालय वरिष्ठ अधिकारी का जो पदभार है संभाला गया। कब? 1 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? एयर वाइस मार्शल एस शिव कुमार के द्वारा। कहां पर? नई दिल्ली के अंदर। बैंकों के सकल एनपीए में 3.2% की गिरावट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए सकल और गैर निष्पादित परिसंपत्ति अनुपात में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है, जो मार्च 2023 के अंत में 3.9% से गिरकर सितंबर 2023 तक के अंत तक 3.2% हो गई। चीन का ड्रिलिंग जहाज
मेग जियांग करेगा पृथ्वी के आवरण की जांच। चीन ने वैज्ञानिक अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण क्षण का संकेत देते हुए अपना अभूतपूर्व महासागर ड्रिलिंग पौध मेग जियांग पेश किया है। चीन भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 150 अनुसंधान संस्थानों और कंपनियों के सहयोग से विकसित इस जहाज को चीनी भाषा में ड्रीम नाम दिया गया है, जो इसके महत्वाकांक्षी मिशन को दर्शाता। मेंग जियांग का लक्ष्य पृथ्वी की परत में प्रवेश करना और मेटल के रहस्यों को समझ रहा है, जो इस अज्ञात क्षेत्र में मानवता के उद्घाटन प्रयास को चिन्हित करता है। सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी ब्राड को अवैध गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के अंतर्गत आतंकवादी घोषित किया। केंद्र सरकार ने गैंगस्टर गोल्डी ब्राड को गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यूएपी ए के अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया। गोल्डी फिलहाल कनाडा के ब्रम्पटन में रह रहा है। वह बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध है। गृह मंत्रालय ने कहा कि गोल्डी अनेक हत्याओं में शामिल रहा है। वह राष्ट्रीय नेताओं को धमकी भरे फोन कॉल्स के जरिए फिरौती की मांग करता रहा है। मंत्रालय के अनुसार यह आतंकी उच्च ग्रेड के हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की तस्करी में भी लिप्त रहा है। गोल्डी और उसके सहयोगियों ने पंजाब में शांति, सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था में बाधा डालने के लिए तोड़फोड़, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आतंकी कार्रवाई और लक्षित हत्याओं को भी अंजाम दिया है। अनाथ सिंह ने स्क्वैश में साल 2023 का वीमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब जीता। ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज डेविड वार्नर ने की अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट मैच से संन्यास की घोषणा। तो डेविड वार्नर जो किस देश के खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज डेविड वार्नर ने अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय क्रिकेट ओडीआई मैच से संन्यास लेने की घोषणा की है। 2 बार के एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप विजेता ने पहले सिडनी में होने वाले पाकिस्तान विरुद्ध टेस्ट मैच के बाद टेस्ट कैरियर से संन्यास लेने की घोषणा की थी। हालांकि इस सलामी बल्लेबाज ने बताया कि वे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए उपलब्ध है। डेविड वार्नर ओडीआई प्रारूप में ऑस्ट्रेलिया के 6वें सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओडीआई प्रारूप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले पूर्व कप्तान रिंकी पोंटिंग के बाद डेविड वार्नर दूसरे नंबर पर है। तो ये थे आज के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज आप वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।